नमस्कार साथियों, पिछली क्लास से आगे हम देखें हमने हिमालय के संदर्भ में चर्चाएं की थी। हिमालय में सबसे पहले हमने उठाया था पॉइंट हिमालय के ट्रांस हिमालय को। ट्रांस हिमालय में हमने देखा था ट्रांस हिमालय का विस्तार, ट्रांस हिमालय की पहाड़ियाँ, ट्रांस हिमालय में पाए जाने वाले ग्लेशियर और साथ ही हमने देखा था यहाँ से बहने वाली प्रमुख नदी तंत्र को। इसके आगे हम देखते हैं हमारे आगे नेक्स्ट हिमालय का दूसरा पार्ट मुख्य हिमालय है। इस मुख्य हिमालय के विभाजन को हम देखते हैं। मुख्य हिमालय को 3 भागों में विभाजित करके देखा गया है। हिमालय में मुख्य हिमालय सबसे महत्वपूर्ण हिमालय है, हिमालय का सबसे लंबा भाग है और यही हिमालय की 3 श्रृंखलाएँ पाई जाती हैं, महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय। और तीसरे पार्ट के अंतर्गत हम पढ़ेंगे पूर्वोत्तर हिमालय की पहाड़ियाँ या उत्तरी पूर्वी हिमालय, जिसको स्थानीय नामों से जाना जाता है। अभी हम देखें, इससे पिछली क्लास में कुछ जो जानकारियाँ हमने ली थी, उन जानकारियों के संदर्भ में आपके कुछ कमेंट्स प्राप्त हुए। उनमें से पूछा गया, सर ये गोर्ज क्या होता है? तो सबसे पहले हम विगत आपकी समस्याओं पर चर्चा करते हैं और आगे की ओर बढ़ेंगे हम। उससे पहले पिछले कुछ सॉल्यूशन हैं उन पर भी हम चर्चा कर लें। तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन था, सर गोर्ज क्या होते हैं? तो गोर्ज की स्थिति को जान लें, क्या होते हैं गोर्ज और गोर्ज पर क्या क्या प्रश्न अतिरिक्त और आ सकते हैं। यहाँ तक कि आप फर्स्ट ग्रेड नेट का भी अगर एग्ज़ाम देंगे तो वहाँ भी इस लेवल के प्रश्नों को पूछा जाता है, उठाया जाता है। कैसे होते हैं ये क्वेश्चन हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो हमने इस भाग को हमने ट्रांस हिमालय कहा। उत्तरी भाग ट्रांस हिमालय के रूप में जाना जाता है। ट्रांस हिमालय की 3 पहाड़ी श्रृंखलाएं देखी थी, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। इनकी स्थिति उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम से इस प्रकार से पाई जाती है। उत्तर में हमारा काराकोरम पहाड़ी श्रृंखला है। काराकोरम पहाड़ी जो श्रृंखला है, इस काराकोरम पहाड़ी श्रृंखला को ही कृष्णागिरी के नाम से भी जाना जाता है। कृष्णागिरी, प्राचीन समय में इसे कृष्णागिरी कहा जाता था। काराकोरम भारत का सबसे ऊंचा दर्रा था। इस दर्रे में हमने देखा था कि इस दर्रे के निकट वाले क्षेत्र से होकर हमारे भारत का एक ग्लेशियर है। इस ग्लेशियर की स्थिति वर्तमान समय में विवादित हो रही है या विवादित रही है, जिसको हमने कहा सियाचिन ग्लेशियर। तो सियाचिन ग्लेशियर वाली स्थिति कुछ विवादित थी। बाद में हमने देखा लद्दाख की स्थिति। लद्दाख के पास में पाया जाता है शीत मरुस्थल, भारत का सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र, भारत का शीत शुष्क मरुस्थल लद्दाख मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। यहाँ हमने देखा था, यहाँ एक खारे और मीठे पानी की संयुक्त झील पाई जाती है। एक ही झील का पश्चिमी भाग है वो खारा है तथा पूर्वी भाग है वो मीठा जल के रूप में पाया जाता है। आपने कमेंट्स किया तो हम इसके संदर्भ में और भी चर्चा कर लें। यहाँ एक झील और पाई जाती है, इस झील को कहा जाता है सुबनसिरी झील। सुबनसिरी झील ये क्यों महत्वपूर्ण है? एक छोटी झील सुबनसिरी झील जो खारे और मीठे संयुक्त जल के रूप में जानी जाती है। इस प्रकार से अगर हम देखें तो यहाँ लद्दाख वाले क्षेत्र में, इसी के पास में हमने देखी थी सियाचिन ग्लेशियर वाले क्षेत्र में झील का विस्तार, इसको कहा गया था पोंग गेंग त्योसो झील। पोंग गेंग त्योसो झील जो खारे और मीठे पानी के रूप में जानी जाती है। अब यहाँ हम ध्यान दें, एक पर्वत श्रृंखला का भाग जो कुछ इस प्रकार से अलग होता हुआ नजर आता है, जो हमें काराकोरम पहाड़ियों के अग्रभाग के रूप में दिखाई देता है। इसी का एक अंश जो तिब्बत क्षेत्र की ओर पाया जाता है, इसका नाम भी पूछ लिया जाता है। इस पहाड़ी श्रृंखला को किस नाम से जाना जाता है, या ये पहाड़ी श्रृंखला किस पहाड़ी का भाग मानी जाती है, या किस पर्वत श्रृंखला का अंग माना जाता है? इसको कहा जाता है कैलाश पर्वत। तो कैलाश पर्वत क्षेत्र है वो हमारे काराकोरम पहाड़ी का अग्रभाग माना जाता है या काराकोरम पहाड़ी का ही अंग माना जाता है। एग्जाम की दृष्टि से ये भी इम्पोर्टेंट है। अगर हम इस तरह एग्जामों को लें
तो प्रश्न यहाँ से भी उठाया जा सकता है। आगे की स्थिति में हम देखें तो हमने देखी थी यहाँ की कुछ ऊंची चोटियाँ, जिनमें हमने देखी थी K2 चोटी, जिसको कहा जाता है गोडविन ऑस्टिन चोटी। K2 चोटी कह दें या इसी को कहा जाता है गोडविन ऑस्टिन चोटी। ऊंचाई भी हमने देखी थी, गोडविन ऑस्टिन चोटी की ऊंचाई थी 8611 मीटर। इस प्रकार से हमारी पहाड़ी श्रृंखला में हमने ट्रांस हिमालय को कंप्लीट किया था। ट्रांस के बाद में हमने देखा था कि हमारे ट्रांस हिमालय के दक्षिणवर्ती भाग में एक भ्रंश पाया जाता है। ये भ्रंश हमें मुख्य हिमालय को और ट्रांस हिमालय को अलग करता है। यहाँ एक चीज़ तो ये ध्यान देंगे, यहाँ 3 जो पहाड़ी श्रृंखलाएं हैं, इन 3 पहाड़ी श्रृंखलाओं का क्रम उत्तर से दक्षिण की ओर पूछा जाता है। उत्तर से दक्षिण की ओर ट्रांस हिमालय की पहाड़ियाँ, ट्रांस हिमालय की पहाड़ियाँ। ध्यान देंगे कौन कौन सी पहाड़ियों के क्रम में ये स्थिति पाई जाती है। तो ये पहाड़ियाँ हमें उत्तर से दक्षिण की ओर काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, इन तीनों की स्थिति उत्तर से दक्षिण की ओर पाई जाती है। अर्थात उत्तरी ही उत्तर में हमारे काराकोरम तथा ट्रांस हिमालय की दक्षिणतम पहाड़ी जास्कर के रूप में जानी जाती है। इन पहाड़ियों को हम इस रूप में भी याद रख सकते हैं, कालजा की पहाड़ियाँ। कालजा की पहाड़ियों का तात्पर्य है काराकोरम, लद्दाख व जास्कर। इन 3 पहाड़ियों को हम ट्रांस हिमालय कहा जाता है, या इन 3 पहाड़ियों की स्थिति ट्रांस हिमालय कहलाती है। अब हम यहाँ ध्यान देंगे, इन पहाड़ी श्रृंखलाओं की स्थिति के आगे एक भ्रंश पाया जाता है। ये भ्रंश हमें मुख्य हिमालय को अलग करता है। यह है हमारा बृहद हिमालय, मुख्य हिमालय का सबसे बड़ा भाग। इस बृहद हिमालय व ट्रांस हिमालय के बीच में भ्रंश पाया जाता है। इस भ्रंश को कहा जाता है IST भ्रंश या इंडो सांगपो सच्चर थ्रस्ट के रूप में जाना जाता है, जिसकी चर्चा हम कर चुके थे। इस भ्रंश का नाम हम हिमालय के संदर्भ में देखें तो यहाँ से होकर के ब्रह्मपुत्र नदी का अपवाहित क्षेत्र माना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी के अपवाहित क्षेत्र को ही कहा जाता है IST थ्रस्ट। अर्थात प्रश्न होता है ट्रांस हिमालय व मुख्य हिमालय के भाग को पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पूछ लिया जाता है ग्रेट या महान हिमालय। दोनों स्थितियाँ हैं। मुख्य हिमालय है, मुख्य हिमालय का उत्तरी भाग है वो ग्रेट या महान हिमालय के रूप में जाना जाता है। इन दोनों के बीच में जो भ्रंश है इसको कहा जाता है इंडो सांगपो सच्चर थ्रस्ट। इन दोनों के बीच में भ्रंश पाया जाता है। इस भ्रंश की स्थिति कहलाती है IST इंडो सांगपो सच्चर थ्रस्ट या भ्रंश, इस नाम से जाना जाता है। आगे की स्थिति पर चर्चा करें, आपके प्रश्नों पर चलते हैं। गोर्ज और कैनियन या गोर्ज की स्थिति को पूछा, गोर्ज क्या होते हैं। तो गोर्ज की स्थिति को जानने के लिए हम देखें गोर्ज क्या है। तो यहाँ तक एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें। आगे बढ़ते हैं गोर्ज की स्थिति को समझने के लिए। नेक्स्ट स्थिति में देखते हैं, हमने क्वेश्चन पर चर्चा की गोर्ज क्या होते हैं। तो सबसे पहले देखें गोर्ज की स्थिति। गोर्ज क्या होते हैं। नदियों द्वारा निर्मित स्थलाकृति, इनमें गोर्ज की स्थिति आती है। नदियों द्वारा जो निर्मित स्थलाकृति हैं 2 प्रकार की होती हैं।
एक होती है अपरदनात्मक स्थलाकृति, अपरदनात्मक स्थलाकृति, एक होती है निक्षेपणात्मक स्थलाकृति। निक्षेपणात्मक स्थल आकृति। अब गोर्ज की श्रेणी की स्थल आकृति है। गोर्ज क्या होते हैं, चर्चा करें तो अपरदनात्मक स्थल आकृतियों की कुछ अवस्था है वो इस प्रकार से पाई जाती है। गोर्ज कैनियन, वी आकार की घाटी, जलप्रपात, छिप्रिकाएं, ये कुछ नदी द्वारा काटते समय बनाई जाने वाली स्थलाकृतियाँ होती हैं। और यहाँ प्रश्न है हमारे गोर्ज की स्थिति को, तो यहाँ भी सभी प्रश्न हैं वो इम्पोर्टेंट हैं स्थलाकृतियों के संदर्भ में। अगर हम अपर लेवल के एग्जाम को देखते हैं तो प्रश्न उठा लिया जाता है निम्न में से कौन सी नदी की अपरदनात्मक स्थलाकृति का उदाहरण है। तो ये अपरदनात्मक स्थलाकृतियाँ हैं, गोर्ज, कैनियन, वी आकार की घाटी है, जलप्रपात है, छिप्रिकाएँ हैं, और इसी के साथ में दैत्याकार जो सोपान होते हैं वो भी इसी श्रेणी के स्थलाकृतियों में आते हैं। अगर हम उसका भी नाम देखें तो दैत्याकार सोपान, दैत्याकार सोपान, सोपान यानी सीढ़ी होती है, दैत्याकार यानी बड़ी आकृति की। इनकी आकृतियों में हम देखें तो गोर्ज प्रथम जो स्थलाकृति है जिसके बारे में हमने देखा था, सिंधु नदी द्वारा बनाया जाने वाला गोर्ज जो इंडस गोर्ज के नाम से जाना जाता है। हमने देखा था इस स्थान पर जब सिंधु नदी बहती हुई आती है, लद्दाख पहाड़ी श्रृंखलाओं को जब पार करती है, उस समय विश्व का सबसे गहरा नदी गोर्ज बनाती है बुंजी नामक स्थान पर। इस गोर्ज की गहराई है वो हमने देखी थी 5200 मीटर गहरी है। ये विश्व का सबसे गहरा गोर्ज है। अब गोर्ज क्या होते हैं आगे देखेंगे। इससे पहले हम देखें स्थलाकृतियों में नदी द्वारा निक्षेपण के समय निर्मित होने वाली स्थलाकृतियाँ कौन कौन सी स्थलाकृतियाँ बनाती हैं। अर्थात नदी जब कटाव करती है, अपरदन का तात्पर्य है कटाव करना, ये कटाव से बनती हैं, ये जमाव से बनती हैं। तो जमाव से बनने वाली स्थलाकृति और कटाव से बनने वाली स्थलाकृति। नदी जब पहाड़ से उतरती है, उतरते समय कटाव करती है, तेज ढाल के साथ में बहती है, कटाव करती है, कटाव करते समय इन स्थलाकृतियों का निर्माण करती है। जब नदी धरातलीय भाग पर समतल मैदानी क्षेत्र में प्रवेश कर जाती है या पहाड़ों से उतरने के बाद में जब वो मंद ढाल वाले क्षेत्र में आ जाती है, तो नदी के साथ लाया गया जो कटाव के दौरान अवसाद पदार्थ था, इस अवसाद पदार्थ को कम बहाव के साथ मंद ढाल के साथ होने के कारण नदी छोड़ना प्रारंभ कर देती है, निक्षेप करना प्रारंभ कर दी है। और इस समय बनने वाली स्थलाकृतियाँ कुछ इस प्रकार की बनती हैं। इन स्थलाकृतियों में सबसे पहले बनती है, मैदानों के दो भाग होते हैं। यहाँ इंपॉर्टेंट तथ्य है, मैदान दो प्रकार के होते हैं। एक होता है बांगर, एक होता है खादर। अभी चर्चा करेंगे हम ग्रेट इंडियन प्लेन क्षेत्र की हम चर्चा करेंगे या भारत के विशाल मैदान की चर्चा करेंगे। बांगर और खादर के बारे में जानेंगे। बांगर प्राचीन जलोढ़ होता है, खादर नवीन जलोढ़ होता है। नदी के निक्षेपण के दौरान बनने वाली स्थलाकृति होती है। नेक्स्ट स्थलाकृति की चर्चा करें तो ये गोखुर झील बनाती है। गोखुर झील के संदर्भ में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। इसका नाम बदल करके पूछ लिया जाता है, इसको कहा जाता है छाड़न झील। गाय के खुर के समान होती है, इसलिए इसको ओक्स ब्लो भी कहा जाता है। गोखुर झील के बाद में अन्य स्थलाकृति पर चर्चा करें तो नदी विसर्प बनाती है, नदी वेदिका बनाती है, नदी वेदिका का निर्माण करती है और अंततः नदी से बनने वाली स्थलाकृति डेल्टा होती है।
जब नदी अपने अवसान स्थिति में चली जाती है, अर्थात नदी अत्यंत मंद ढाल के साथ में बहना प्रारंभ करती है, अपने साथ लाए गए अवसाद पदार्थ का परिवहन करने में असमर्थ हो जाती है, उस समय लाए गए अवसाद पदार्थ का निक्षेप करना प्रारंभ कर देती है। ऐसी बारीक गाद मिट्टी का या कांप मिट्टी का जो क्षेत्र होता है, उससे बनी आकृति को डेल्टा कहा जाता है। ये जो डेल्टाई क्षेत्र है, ये नदी के अवसान के समय बनता है। और यहाँ प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। ध्यान रहे, विश्व का सबसे बड़ा जो डेल्टा है वो है सुंदरवन का डेल्टा। और सुंदरवन का डेल्टा जो नदी बनाती है, उस नदी का नाम है गंगा ब्रह्मपुत्र संयुक्त नदी। गंगा व ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा बनाए गए संयुक्त डेल्टा को ही सुंदरवन का डेल्टा कहा जाता है, जो भारत व बांग्लादेश में फैला हुआ है। इम्पोर्टेंट तथ्य है जिसकी चर्चा हम यहाँ भी करेंगे कुछ स्थलाकृतियों के संदर्भ में डेल्टा की। बाकी अन्य की जो जानकारियाँ हैं ये हम नहीं देख पाएंगे। तो यहाँ तक आप समझ पाए होंगे। स्थलाकृतियाँ दो प्रकार की होती हैं, नदी द्वारा बनने वाली स्थलाकृति का अपर्दनात्मक रूप, नदी द्वारा बनने वाली निक्षेपणात्मक स्थलाकृति का रूप। इस प्रकार से हमें कुछ स्थलाकृतियों की अवस्था पाई जाती है और ये स्थलाकृतियाँ हमें इस चर्चा के साथ जोड़ती हैं। गोर्ज क्या है? अब हम गोर्ज की स्थिति को विस्तृत रूप से देखें तो हम विस्तृत रूप में देखें उससे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट लें और आगे की चर्चा हम गोर्ज के साथ करें। नेक्स्ट देखते हैं साथियों, गोर्ज क्या है। इस प्रकार से ये पर्वतीय स्थिति है। ये कुछ पर्वतीय स्थिति है। बारिश के दौरान जब इन पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश होती है, बारिश का पानी जब बह करके तेजी से नीचे की ओर उतरता है, इस समय अपर्दन करता है। हमने देखा था गोर्ज अपर्दनात्मक स्थलाकृति का उदाहरण है। तो जब पहाड़ी क्षेत्र से बहता हुआ पानी नीचे की ओर आता है, तीव्रता से कटाव करता है। कटाव करते समय ये दो पहाड़ियों के बीच में गहरा सकड़ा भाग बनाता हुआ घाटी का निर्माण करता है। इस गहरी सकड़ी घाटी को कहा जाता है गोर्ज। अर्थात ये पहाड़ी श्रृंखला का ये भाग, इस पहाड़ी श्रृंखला का ये पार्श्विक भाग जब पानी के बहने से गहरे सकड़े भाग के रूप में बदल जाते हैं, इसको कहा जाता है गोर्ज। तो समझ पाए होंगे गोर्ज क्या है। नदी के अपर्दन से बनने वाली गहरी सकड़ी घाटी गोर्ज कहलाती है। अर्थात गहरी सकड़ी घाटी होती है। गहरी सकड़ी घाटी को गोर्ज कहा जाता है। इसके बाद में गोर्ज जब लगातार इसी प्रकार के अपर्दन की क्रिया के परिणाम स्वरूप कालांतर में आगे जाकर के कुछ चौड़ा हो जाता है, अर्थात ये पार्श्विक घाट है या ये पार्श्विक जो भाग है ये कटता हुआ अधिक चौड़ाई ले लेता है। इस समय गहरे सकड़े भाग को कहा जाता है कैनियन। जब यही आकृति कुछ इस प्रकार से बन जाती है तो ऐसी बनी घाटी को कहा जाता है वी आकार की घाटी। कालांतर में लंबी अपर्दन की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप जब नदियों के अपर्दन के दौरान अपर्दनात्मक शक्तियाँ अपना प्रभाव छोड़ती हैं, जल के बहने से धरातलीय भाग तेज ढाल वाला क्षेत्र कटता है और कट कर के ये अपर्दन के रूप में बाहर निकल जाता है। ऐसे दो पर्वतों के बीच गहरे चौड़े भाग का जो निर्माण होता है, इसी को कहा जाता है वी आकार की घाटी। तो अवस्था का परिवर्तन होता है, तीनों एक ही अवस्था होती हैं।
गोर्ज भी वी आकार की घाटी होता है, कैनियन भी वी आकार की घाटी होता है, लेकिन इनमें गहराई का और ढाल का अंतर होता है। इसका ढाल मंद है, इसका ढाल इससे तीव्र है तथा इसका ढाल सबसे तीव्र है। गहराई के तल में कोई ज़्यादा अंतर नहीं आया है। इस प्रकार से देखा जाए तो तल में ज़्यादा अंतर नहीं आया, लेकिन ढाल के बीच में अंतर अधिक आ चुका है। इस प्रकार की आकृति वी आकार की घाटी कहलाती है, लेकिन तीव्र ढाल वाले क्षेत्र को कहा जाता है गोर्ज। तो समझ में आया होगा गोर्ज क्या है। गोर्ज पहाड़ी क्षेत्र पर बनने वाली नदी की अपरदनात्मक शक्ति के परिणाम स्वरूप एक स्थल आकृति है जो सकड़ी घाटी के रूप में जानी जाती है। समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं हम आगे की ओर। उससे पहले हमारे पास में आती है घाटी है, गहरी घाटियाँ। अब हम यहाँ कुछ घाटियों की चर्चा भी करेंगे जो हमें महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच दिखलाई पड़ती हैं। कौन कौन सी घाटियाँ हैं, जैसे कि हम बात करें कुल्लू घाटी है, कश्मीर घाटी है, इसी के साथ में हम देखें फूलों की घाटी है, कश्मीर घाटी है, इसी के साथ में देखें काठमांडू की घाटी है। ऐसी कुछ अनेक सारी घाटियाँ हैं जो यहाँ इस रूप में दिखाई देंगी। तो जहाँ घाटी का नाम आएगा शायद आप समझ पाए होंगे कि घाटी क्या होगी। तो घाटी दो पहाड़ियों के बीच बने ऐसे क्षेत्र को कहा जाता है जो तेज ढाल वाला होता है तथा दो पहाड़ियों के बीच सकड़ा भाग होता है। अब यही स्थिति अगर हम घाटी के संदर्भ में देखें तो अंततः ये अवस्था कुछ इस प्रकार से बन जाए और पहाड़ी इस अवस्था में चली जाए तो ये घाटी बन जाती है। इसको कहा जाता है घाटी। तो ये घाटी की श्रेणी आ जाती है। दो पहाड़ियों के बीच कम ढाल के बाद बनने वाले ऐसे समतल भाग को घाटी कहा जाता है। तो हम देखेंगे आगे वाली स्थिति में हम देखते हैं हमारे हिमालय पर। हम मुख्य हिमालय की चर्चा करें तो मुख्य हिमालय की चर्चा करने से पहले आप यहाँ तक जान पाए होंगे तो हम चर्चा करते हैं महान हिमालय की। आगे चर्चा करें हम मुख्य हिमालय के संदर्भ में तो मुख्य हिमालय के 3 पार्ट हैं। इसका कुछ विभाजन इस प्रकार से है। मुख्य हिमालय का पहला जो भाग है उसको कहा जाता है महान हिमालय। महान हिमालय मध्य हिमालय और इसको कहा जाता है शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय। मुख्य हिमालय के 3 भाग हैं। तो तीनों हिमालयों की स्थिति को हम मानचित्र के माध्यम से देखें तो ये हमारा बृहद हिमालय ही महान हिमालय है। बृहद हिमालय कहें ग्रेट हिमालय, ग्रेट का तात्पर्य महान है। महान हिमालय या बृहद हिमालय, इसका दूसरा नाम अगर महान हिमालय को हम कहें तो इसी को कह सकते हैं बृहद हिमालय। बृहद हिमालय। मध्य हिमालय को कह सकते हैं हम लेसर हिमालय। और शिवालिक हिमालय को कह सकते हैं आउटर हिमालय या बाह्य हिमालय। बाह्य हिमालय, ये तीनों नाम इंपॉर्टेंट हैं। पहले तो सबसे पहले इनके नामों की स्थिति कोई पूछ लिया जाता है और इसके क्रम की निर्धारण की अवस्था में प्रश्न बना देता है। उत्तर में महान हिमालय, मध्य में मध्य हिमालय और दक्षिण में शिवालिक हिमालय की स्थिति है। यहाँ ये नाम न देकर के नाम दिए हुए होते हैं बृहद हिमालय या महान हिमालय, लेसर हिमालय या बाह्य हिमालय। बाह्य अर्थात मैदानों की ओर बाहर की क्षेत्र में हिमालय का जो विस्तार है उसको कहा जाता है बाह्य हिमालय। इस स्थिति को हम देखें तो इस हिमालय क्षेत्र की कुछ विशेषताएं हैं। उन तीनों की विशेषताओं को हम देखें 1 बाय 1। तो सबसे पहले हम कॉमन विशेषता देखते हैं। कॉमन विशेषता में देखें तो जो हिमालय है, कॉमन विशेषता है या सामान्य विशेषता, हिमालय की सामान्य विशेषता। इस सामान्य विशेषता में हम देखें पहला है हिमालय का निर्माण। हमने प्रारंभिक अवस्था में भी देखा है हिमालय का जो निर्माण है वो हमने देखा था टर्शियरी युग में हुआ था। हिमालय का निर्माण टर्शियरी काल में हुआ।
दूसरी स्थिति हिमालय क्षेत्र में चट्टानों की अवस्था। तो चट्टानों की अवस्था में हम देखें तो यहाँ ग्रेनाइट चट्टानें पाई जाती हैं। ग्रेनाइट चट्टानें पाई जाती हैं। अब आपको इसके संदर्भ में ये ध्यान रखना है, हमने मानचित्र के माध्यम से एक पहाड़ी श्रृंखला को और प्रदर्शित किया है जिसका हमारे इस मानचित्र के साथ कोई रिलेशन नहीं था, लेकिन प्रश्न दोनों को लेकर के पूछा जाता है। जब हम अरावली पढ़ते हैं तो इसमें कन्फ्यूज होता है कि यहाँ किस प्रकार की चट्टानें होंगी, और जब हिमालय को पढ़ते हैं तो यहाँ कुछ अलग चट्टानें देखने को मिलती हैं और लॉजिकली प्रश्न उठा लिया जाता है। हिमालय पर्वत के केंद्र में पाई जाने वाली चट्टानें किस प्रकार की हैं? ग्रेनाइट चट्टानें हैं। वहीं अरावली के केंद्र में पाई जाने वाली चट्टानें नीस व ग्रेनाइट चट्टानें पाई जाती हैं। अगर इसके अलावा पूछी जाती है तो उन चट्टानों में अरावली के संदर्भ में पूछ लिया जाता है और अन्य कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं, तो यहाँ नीस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं, शिष्ट प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं, व क्वार्टजाइट चट्टानें पाई जाती हैं। लेकिन इन चट्टानों का हिमालय क्षेत्र में अभाव पाया जाता है। इसी संदर्भ में प्रश्न इंपॉर्टेंट बन जाता है कि हिमालय के केंद्र में किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। तो हिमालय के केंद्र में ग्रेनाइट चट्टानें पाई जाती हैं। हिमालय के केंद्र में ग्रेनाइट चट्टानें पाई जाती हैं। हिमालय का केंद्र किन चट्टानों से बना हुआ है? ग्रेनाइट चट्टानों से बना हुआ है। साथ ही हमने देखा था कि इसका जो निर्माण था वो किस घटना के परिणाम स्वरूप हुआ था। तो हमने देखा था निर्माण की अवस्था, और निर्माण की अवस्था में हमने देखा था एक भूसन्नति थी, उसमें उभार की वजह से इसका निर्माण हुआ था, वो थी टेथिस भूसन्नति, टेथिस सागर। ये एक भूसन्नति थी, धरातल के ऊपर एक गर्त था, एक गड्ढा था, जो कि मौसमी परिवर्तनों के कारण से यहाँ जल इकट्ठा होने के कारण एक सागर में बदल गया था। इसी को कहा जाता है टेथिस सागर। तो टेथिस सागर की भूसन्नति के उत्थान के परिणाम स्वरूप हिमालय का निर्माण होता है। साथ में हमें इसकी अलग जो विशेषता दिखलाई पड़ती है उसमें आती है हिमालय की लंबाई। सामान्य रूप से हमें हिमालय की जो लंबाई है उसकी दिशा के संदर्भ में पूछा जाता है। सभी हिमालय के पार्टों को अगर हम देखें तो एक रिजल्ट निकल करके आता है कि इसकी जो विस्तार की स्थिति है वो पश्चिम से पूर्व की ओर है। ये स्थिति हमें महान हिमालय के साथ क्रमबद्ध दिखाई देती है, एक चापाकार अवस्था में पाया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि हिमालय का जो विस्तार है उसकी लंबाई है, उसकी दिशा है पश्चिम से पूर्व की ओर। पश्चिम से पूर्व की ओर। तो हिमालय की दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर पाई जाती है। इस प्रकार से हमारे सामने कुछ तथ्य निकल करके आते हैं। साथ ही इसकी एक अवस्था और है जो इसकी नवीन होने का प्रमाण देती है या इसकी आयु का प्रमाण देती है। वो स्थिति हमें इस प्रकार से दिखलाई पड़ती है। आयु के संदर्भ में हम देखते हैं तो इसको नवीन वलित पर्वत कहा जाता है। तो नवीन पर्वत श्रृंखला का उदाहरण माना जाता है हमारा हिमालय। अब नवीन पर्वत श्रृंखला का उदाहरण माना जाता है तो यहाँ भी एक प्रश्न बना करके पूछ लिया जाता है। तो इस संदर्भ में विश्व की नवीन पर्वत श्रृंखलाएं कुछ इस प्रकार से हैं। समकक्ष प्रश्न बनता है कि हिमालय एक नवीन वलित पर्वत है, तो प्रश्न दिया जाता है निम्न में से कौन सा एक नवीन वलित पर्वत नहीं है। तो ऐसे कौन कौन से नवीन वलित पर्वतों के उदाहरण हैं? तो विश्व के कुछ नवीन वलित पर्वत इस प्रकार से हैं। विश्व के नवीन वलित पर्वत, विश्व के फेमस नवीन वलित पर्वतों में रॉकीज, एंडीज और थर्ड हमारा आता है हिमालय। प्यारे साथियों, इसके अतिरिक्त भी इस पर प्रश्न बनते हैं, लेकिन इनकी चर्चा हम संक्षिप्त करेंगे। विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, जब महाद्वीप और महासागरों की स्थिति को पढ़ेंगे
तो यहाँ प्रश्न महाद्वीपों को लेकर के वेरी इंपॉर्टेंट होता है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, तो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज है। सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। वहीं हिमालय एक नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है। इनका क्रम और निर्माण की अवस्था भी साथ साथ पाई जाती है। जब हमारा हिमालय पर्वत बन रहा था उस समय विश्व में 2 अन्य पर्वत भी बने थे जिनको एंडीज और रॉकीज पर्वत भी कहा जाता है। अब यहाँ जो अतिरिक्त प्रश्न आता है वो इस रूप में आता है कि रॉकीज पर्वत किस महाद्वीप का है और एंडीज पर्वत किस महाद्वीप का है। हम हिमालय के बारे में तो जान चुके कि हिमालय भारत का है और भारत है वो एशिया महाद्वीप में है, तो ये तो एशिया महाद्वीप का है। लेकिन रॉकीज पर्वत है वो पड़ता है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, इसकी बनती है स्थिति उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। वहीं एंडीज जो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है इसकी स्थिति बनती है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। दक्षिणी अमेरिका यहाँ स्थिति बनती है। इस प्रकार की जो घटना है उस समय जब एशिया महाद्वीप में हिमालय के साथ घटित हो रही थी उसी समय यहाँ रॉकीज और एंडीज पर्वतों का निर्माण भी हो रहा था। तो ये कॉमन विशेषताएं जो हिमालय के संदर्भ में हम महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय के साथ देखते हैं, इसी प्रकार की कुछ विशेषताओं को आगे बढ़ाते हुए हम इसके विभाजन को और स्पष्ट करते हैं। क्या है, तब तक के लिए आप इसका एक स्क्रीनशॉट लें। नेक्स्ट में अभी हम देखें हिमालय के विभाजन के साथ कुछ इनकी विशेषताएं। तो हम सबसे पहले हिमालय की महान हिमालय की स्थिति को देखें तो महान हिमालय लंबाई के साथ, महान हिमालय की लंबाई लगभग 2400 से 2500 किलोमीटर पाई जाती है तथा इसकी औसत ऊंचाई ये एग्जामों में पूछा भी जा चुका है। औसत ऊंचाई का क्वेश्चन आ चुका है। औसत इसकी ऊंचाई 6100 किलोमीटर पाई जाती है। अब हम इसके विस्तार की स्थिति को देखें तो इसका विस्तार सर्वाधिक पाया जाता है। महान हिमालय का विस्तार पश्चिम में नंगा पर्वत से प्रारंभ होकर नंगा पर्वत पड़ता है, जम्मू एंड कश्मीर से प्रारंभ होकर पूर्व में नामचा बरवा तक जाता है। इसका विस्तार पाया जाता है। मानचित्र में अगर हम देखें तो नंगा पर्वत की स्थिति जम्मू कश्मीर राज्य से लेकर अरुणाचल प्रदेश की अंतिम सीमा तक यहाँ स्थिति बनती है नामचा बरवा। क्रमशः जो इसकी आकृति है वो धनुषाकार आकृति में दिखलाई पड़ती है। तो यहाँ पश्चिम में इसकी विस्तार की स्थिति नंगा पर्वत से प्रारंभ होकर के पूर्व में नामचा बरवा नामक जो चोटी है यहाँ तक इसके विस्तार की अवस्था पाई जाती है। धनुषाकार आकृति में पाया जाता है। तो इसकी जो आकृति है, आकृति पर भी क्वेश्चन आता है कि इसकी आकृति अलग अलग अवस्थाओं में है, अभी चर्चा करेंगे। आकृति है वो धनुषाकार पाई जाती है। धनुषाकार आकृति में माना जाता है। अब यहाँ धनुषाकार आकृति के साथ में इसकी कुछ 3 अवस्थाएं हैं जो हम देख पाएंगे। विस्तार की स्थिति के साथ में हम देखें तो यहाँ इसकी कुछ विशेष आकृतियाँ बनती हैं। जिस पर प्रश्न इंपॉर्टेंट होते हैं।
विशेष स्थिति को लेकर के यहाँ 3 प्रकार की आकृतियाँ अपने को दिखलाई पड़ेंगी। तो इसकी पश्चिम में जो स्थिति है वो बनती है ये स्थिति। देखिए किस दिशा की ओर जा रहा है, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। यहाँ महत्वपूर्ण तथ्य है, जम्मू कश्मीर राज्य में इसका जो विस्तार है वो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर पाया जाता है। लेकिन जो ही हम आगे चलते हैं इस स्थान पर आकर के हम देखते हैं नेपाल में इसकी स्थिति है वो सीधी हो जाती है और यहाँ तक की स्थिति हमारे भारत में इसकी सीधी दिखलाई पड़ती है, अर्थात पूर्णतः पश्चिम से पूर्व की ओर हो जाता है। आगे वाली स्थिति आती है इसकी दार्जिलिंग से दार्जिलिंग पड़ता है वेस्ट बंगाल, पश्चिमी बंगाल से सिक्किम तक। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल से लेकर के सिक्किम राज्य तक जो इसका विस्तार है वह पूर्णतः पश्चिम से पूर्व में है। पूर्णतः पश्चिम से पूर्व में पाया जाता है। लेकिन जो ही आगे निकलते हैं इसकी पुनः जो स्थिति है वो बदल जाती है और यहाँ हम देखते हैं तो ये स्थिति हमें दक्षिण पश्चिम से देखिए स्थिति दक्षिण से यहाँ जा रही है पूर्व की ओर, पूर्व से वापस जाती है तो स्थिति उत्तर की ओर हो जाती है। तो इस स्थिति को अगर हम कहें तो ये स्थिति कौन सी है हमारी, दक्षिण पश्चिम। तो यहाँ दक्षिण पश्चिम से चलती है और अंत में जाकर के वापस इस रूप में घूम जाती है, हेयर पिन के रूप में घूम जाती है। तो ये स्थिति वापस बनती है कौन सी अवस्था में, दक्षिण वापस बनती है, ये बनती है उत्तर पश्चिम की ओर। तो उत्तर से लेकर के पश्चिम की ओर दक्षिण पश्चिम की ओर बनती है। तो इस स्थिति को हम आगे देखेंगे। दार्जिलिंग के बाद में इसकी जो स्थिति है वो बनती है अरुणाचल प्रदेश में। इसकी जो स्थिति है वो पुनः बदल जाती है और एक हेयर पिन बैंड के रूप में बन जाती है, हेयर पिन बैंड। या हेयर पिन के रूप में बन जाती है। किस प्रकार से हेयर पिन बैंड के रूप में है, ये आकृति है, ये हेयर पिन के रूप में जानी जाती है। यहाँ तक की जो आकृति है वो हेयर पिन के रूप में जानी जाती है। तो वापस स्थिति क्या बनती है, इस स्थिति को अगर हम देखें तो दक्षिण से लेकर के पूर्व की ओर जा रही तो दक्षिण पूर्व से होती हुई जाती है और अंत में ये स्थिति वापस बदल करके आ जाती है तो पूर्व से दक्षिण की ओर वापस होती हुई बनती है। तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर घूम जाती है। तो ये हेयर पिन बैंड के रूप में स्थिति पाई जाती है। हेयर पिन के रूप में इस प्रकार का जो क्लिप या करती है ये बन जाती है अरुणाचल प्रदेश में। इसको कहा जाता है हेयर पिन बैंड। तो इस प्रकार से महान हिमालय के विस्तार के साथ बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं, प्रश्न हैं, वो निकल कर के आते हैं। इसके लंबाई के साथ, लंबाई का विस्तार नंगा पर्वत से लेकर के हिमालय पर्वत का जो महान हिमालय है इसका जो विस्तार है वो जम्मू कश्मीर में नंगा पर्वत से प्रारंभ होकर के अरुणाचल प्रदेश के नामचा पर्वत तक पाया जाता है। इस प्रकार से हम देखें तो हिमालय के विस्तार के साथ में जब हम दक्षिण की ओर चलते हैं तो यहाँ एक भ्रंश आता है और इस भ्रंश को कहा जाता है MCT। वेरी इंपॉर्टेंट है MCT, मैन सेंट्रल थ्रस्ट, मुख्य केंद्रीय भ्रंश। मुख्य केंद्रीय भ्रंश, मुख्य केंद्रीय भ्रंश के रूप में पाई जाती है। अर्थात हम कह सकते हैं महान हिमालय को
मध्य हिमालय से अलग करने वाले भ्रंश का नाम MCT मुख्य केंद्रीय भ्रंश माना जाता है। इस प्रकार से महान हिमालय को लेकर के चर्चा होती है। महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच कुछ घाटियां पाई जाती हैं, इन घाटियों की चर्चा भी हम करेंगे। महान हिमालय को लेकर के जो एक महत्वपूर्ण प्रश्न है उसकी चर्चा हम यहाँ करने जा रहे हैं। भूटिया जनजाति। महान हिमालय पहाड़ी श्रृंखला में भूटिया जनजाति पाई जाती है। भूटिया जनजाति, इसके अलावा यहाँ गुज्जर बकरवाल जनजाति भी है, इनमें ऋतु प्रवास पाया जाता है। तो साथ ही हम दूसरी जनजाति का भी नाम देख लें, गुर्जर बकरवाल। हमारे यहाँ जो गुर्जर हैं वो जनजाति में नहीं है, लेकिन यहाँ जो गुर्जर जनजाति है वो एक अलग प्रकार के नाम से है। गुर्जर बकरवाल व भूटिया जनजाति महान हिमालय क्षेत्र की जनजाति है जो घास के मैदानों में अपने पशुचारण की क्रिया को संपन्न करती है। तो इनमें ऋतु प्रवास पाया जाता है। महान हिमालय में निवास करने वाली है। महान हिमालय में, साथ ही महान हिमालय के साथ इसमें ऋतु प्रवास की स्थिति पाई जाती है। ऋतु प्रवास पाया जाता है। यहाँ काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जनजातियाँ दुर्लभ स्थानों पर पाई जाती हैं, अगम्य स्थानों पर पाई जाती हैं, कठोर परिस्थिति वाले क्षेत्र में पाई जाती हैं। यहाँ पाई जाने वाली जनजाति के साथ भी जो संबंध है वो महान हिमालय के दुर्गम स्थानों को लेकर के ही पाया जाता है, लेकिन इनमें विशेष प्रकार से ऋतु प्रवास की क्रिया पाई जाती है। और प्रश्न इंपॉर्टेंट बनता है आपके उच्च स्तरीय एग्जामों में, किस जनजाति में ऋतु प्रवास की समस्या पाई जाती है। क्या है ये ऋतु प्रवास, इसको समझेंगे। ये जनजाति जब उच्च हिमालय वाले क्षेत्र में रहती है तो शीतकाल के समय जब अत्यधिक ठंड पड़ती है उस समय ये उच्च पहाड़ी क्षेत्रों से नीचे की ओर आ जाती है सर्दी से बचने के लिए, तथा ग्रीष्म काल में ये वापस निम्न स्थानों से उच्च स्थानों की ओर पुनः चली जाती है और अपने साथ में अपने पशुओं को भी स्थानांतरित करती है। इस प्रकार की समस्या पाई जाती है इस जनजाति में, भूटिया जनजाति में, गुज्जर बकरवाल जनजाति में। तो ऋतु प्रवास की क्रिया पाई जाती है। अब यहाँ इसी के साथ में संबंध आता है, ये जो भूटिया जनजाति है ऋतु प्रवास पाया जाता है। तो ऋतु प्रवास के समय जब ये घाटियों में उतरती है उस समय अपने पशुओं को यहाँ घास के स्थानों पर लाकर के पशुओं को चराती है। कुछ ऋतुओं के समय यहाँ अपना समय बिताती है, ग्रीष्म काल में पुनः अपने स्थानों की ओर चली जाती है। इस समय कुछ घाटी क्षेत्रों में यहाँ घाटियाँ पाई जाती हैं। बुग्याल जिसको कहा जाता है बयार या पयार, बुग्याल, बयार या पयार। साथ ही एक घाटी का नाम है जिसको कहा जाता है मर्ग। तो इस स्थिति में हम देखें मर्ग का संबंध है जम्मू कश्मीर राज्य से, तथा बुग्याल का जो संबंध है उसका है हिमाचल प्रदेश से। तो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की जो सीमावर्ती क्षेत्र है यहाँ इनका विस्तार पाया जाता है। तो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, लेकिन जब प्रश्न आता है तो हमें सामान्यतः उत्तराखंड के साथ ही इसका संबंध बतलाया जाता है। तो हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड के बीच में बुग्याल घास के मैदान पाए जाते हैं, घास की घाटियाँ पाई जाती हैं। वहीं मर्ग जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं। यहाँ तक की जानकारी आप एक बार नोट डाउन कीजिए, फिर हम चलते हैं आगे की ओर। चलिए आगे चलते हैं हम और देखते हैं शेष स्थिति को महान हिमालय के लिए। तो हमने देखा महान हिमालय वाले क्षेत्र में कुछ जनजातियों के स्थान और कुछ घाटियाँ पाई जाती हैं। इन घाटियों की स्थिति में हम आगे देखें तो हम कुछ यहाँ की चोटियाँ पाते हैं और कुछ चोटियों के नाम और इसके विस्तार की स्थिति को हम देख पाते हैं। तो महान हिमालय की प्रमुख चोटियाँ, इन चोटियों में हम क्रम से मानचित्र में देखेंगे। नाम हम यहाँ देख रहे हैं। सबसे पहले चोटी हमने देखी नंगा पर्वत, नेक्स्ट हम देखते हैं
धौलाधर। नेक्स्ट हम देखते हैं उत्तराखंड की ओर चलते हैं तो चोटियाँ कुछ इस प्रकार से आती हैं। बंदरपुछ, त्रिशूला, बद्रीनाथ, अन्नपूर्णा, फिर आती है मकालू, फिर आती है माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट आती है मंसालू तथा नेक्स्ट हम 10 पर देखें तो चोटी की स्थिति आती है नामचा बरवा। इस प्रकार से कुछ महत्वपूर्ण चोटियां हैं। इन चोटियों को हम महान हिमालय की अवस्थिति में स्पष्ट रूप से देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो इन चोटियों की अवस्थिति को पूछ लिया जाता है, कौन सी पहाड़ी चोटियां हिमालय में स्थित हैं जो महान हिमालय का अंग है, या महान हिमालय में पड़ने वाली प्रमुख चोटियों में से कौन सी है कौन सी नहीं है। इस संदर्भ में इन चोटियों के नामों को दिया जाएगा। तो महान हिमालय की ऊंची चोटियों के नाम हैं नंगा पर्वत, धौलाधर, बंदरपुछ, त्रिशूला, बद्रीनाथ, अन्नपूर्णा, मकालू, माउंट एवरेस्ट, मंसालू तथा नामचा बरवा। इस प्रकार से टॉप 10 पीक में से जानी जाती हैं। अगर हम यहाँ देखें तो प्रश्न जो आता है, जिस तथ्यों को हमने छुपाया है वो यहाँ ध्यान देंगे, ऐसा ही कुछ नाम भारत के संदर्भ में भी आता है। अन्नपूर्णा चोटी किस देश में स्थित है, किस हिमालय में स्थित है? अन्नपूर्णा चोटी नेपाल की चोटी है और अन्नपूर्णा चोटी नेपाल हिमालय महान हिमालय के भाग में स्थित है। तो यही इसी प्रकार से एक चोटी का संबंध हमारे भारत के साथ भी पाया जाता है, उत्तराखंड राज्य से, और उत्तराखंड की प्रमुख चोटियों में मानी जाती है। तो ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इस महान हिमालय में पड़ने वाली ऐसी चोटी जो किसी देवी के नाम पर है, जो हमारे उत्तराखंड राज्य में पड़ती है और उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है जिसको हम अगली क्लास के साथ में डिस्कस करेंगे। चोटी की स्थिति मैं यहाँ लोकेशन के रूप में दिखलाऊंगा, लेकिन हम इसी के साथ आपको क्वेश्चन बना करके छोड़ रहे हैं ताकि हम कुछ इसके बारे में हम ज़्यादा जानने के लिए कुछ अतिरिक्त स्रोत का भी उपयोग कर सकें। तो आप बताएंगे, अन्यथा हम अगले वीडियो के साथ इसके डिस्कस को वापस तथ्यात्मक रूप से देखेंगे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चोटियां हैं। इन चोटियों के साथ में हम और भी अन्य स्थितियां यहाँ देखते हैं। तो इन महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में कुछ घाटियां पाई जाती हैं। इन घाटियों को भी हम देखेंगे। एक बार के लिए इनको नोट डाउन कीजिए। चलिए देखते हैं आगे इन चोटियों के बारे में। कुछ इनकी महत्वपूर्ण जो ऊंचाइयाँ हैं वो भी याद रखेंगे। सभी ऊंचाइयाँ इम्पोर्टेंट नहीं हैं, इनमें केवल और केवल इनके नामों की स्थिति कौन से हिमालय का भाग मानी जाती है यहाँ इंपॉर्टेंट तथ्य के रूप में आती है। लेकिन यहाँ कुछ महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं उनमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल करके आता है। नंगा पर्वत चोटी जिसकी ऊंचाई 8125 मीटर, कहीं 8126 मीटर भी आपको दिखलाई पड़ती है, ये महत्वपूर्ण चोटी के रूप में जानी जाती है। साथ ही हम देखें धौलाधर, यहाँ थोड़ा सा एक बार ध्यान देंगे। धौलागिरी की चोटी है। इसके बाद में बंदरपुछ चोटी है 6320 मीटर ऊंचाई के साथ में। त्रिशूला चोटी है 4140 मीटर के बाद। बद्रीनाथ चोटी है 7138 मीटर की ऊंचाई। अन्नपूर्णा चोटी है नेपाल में 8091 मीटर। मकालू चोटी है 8481 मीटर। माउंट एवरेस्ट चोटी है 8848 से 8850 मीटर। यह विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। विश्व की
सर्वोच्च चोटी, विश्व की सर्वोच्च चोटी है। साथ ही इसका जो संबंध है वो नेपाल देश से पाया जाता है। नेपाल में स्थित है हिमालय की सबसे ऊंची चोटी और विश्व की सबसे ऊंची चोटी। तो नेपाल में पड़ने वाली चोटी माउंट एवरेस्ट चोटी सबसे ऊंची चोटी है। इसके अन्य नाम को लेकर के भी प्रश्न आता है। इसका जो अन्य नाम है इसको कहा जाता है चोमोंगलुंगमा। चोमोंगलुंगमा। इसी का अन्य नाम है सागरमाथा। सर्वोच्च चोटी सागरमाथा। चोमोंगलुंगमा तिब्बती भाषा का शब्द है। यहाँ से प्रश्न उठा करके पूछ लिया जाता है किस भाषा का शब्द है? तिब्बती भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है चोटियों की रानी। इसका अर्थ भी पूछा जाए तो इस सागरमाथा चोमोंगलुंगमा का अर्थ होता है चोटियों की रानी या पंक्तियों की रानी। यहाँ हम चोटियों के संदर्भ में देखेंगे तो चोटियों की रानी कहलाती है। चोमोंगलुंगमा का अर्थ होता है चोटियों की रानी, अर्थात सागरमाथा को चोटियों की रानी के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार से हमारे महत्वपूर्ण तथ्य चोटियों पर बनते हैं। यहाँ ऊंचाई आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। नंगा पर्वत इंपॉर्टेंट चोटी के रूप में है। यहाँ ध्यान देंगे 8125 मीटर ऊंची चोटी है, जम्मू कश्मीर में है। यहाँ यह भी ध्यान दे लेंगे किस राज्य की है? जम्मू एंड कश्मीर राज्य की ऊँची चोटी है। यहाँ हम ध्यान देंगे जम्मू कश्मीर राज्य की ऊँची चोटी, फिर ये उत्तराखंड राज्य की ऊंची चोटियां हैं। एक चोटी जो हमने छुपाई है वो उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची चोटी है, जो किसी एक देवी के नाम पर है, लेकिन हम अगले वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे, अगली क्लास के साथ करेंगे। ये तीनों चोटियां जिनको हमने क्रम से अलग ही लिखा है, ये नेपाल की ऊंची चोटियां हैं। यहाँ प्रश्न इंपॉर्टेंट है, चारों चोटियां हैं जो नेपाल की ऊंची चोटियां हैं। तो यहाँ प्रश्न राज्य को लेकर के पूछा जा सकता है। उत्तराखंड राज्य, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर राज्य, उत्तराखंड राज्य, नेपाल राज्य। यहाँ ध्यान दें राज्यों को लेकर के प्रश्न पूछा जा सकता है। जम्मू कश्मीर राज्य, उत्तराखंड राज्य और नेपाल देश, इसके साथ हमारे विस्तार की स्थिति पूछी जा सकती है। यहाँ अंतिम रूप से अगर पूछा जाए तो नामचा बरवा को लेकर के पूछा जा सकता है, और ये पड़ता है अरुणाचल में, अरुणाचल प्रदेश का उत्तरी भाग है। यहाँ हम चोटियों के साथ में महान हिमालय की समाप्ति करते हैं। आगे हम देखते हैं कुछ यहाँ घाटियाँ पाई जाती हैं, इन घाटियों की चर्चा करें। इससे पहले आप इसको नोट डाउन कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें और बढ़ें आगे की ओर। नेक्स्ट हिस्से में देखते हैं हम इन चोटियों की स्थिति को, कौन सी चोटी का विस्तार किस स्थान पर पाया जाता है। तो सबसे पहले हम देखें धौलागिरी। नेक्स्ट हिस्से में हम देखें उत्तराखंड की ओर, इसको कहा जाता है बंदरपुछ चोटी। इस चोटी को कहा जाता है बद्रीनाथ चोटी। इस चोटी की स्थिति आपको बतलानी थी, जो हम करेंगे अगली क्लास के साथ। यह है त्रिशूला चोटी। इसके आगे की ओर अगर हम नेपाल के पास में जाते हैं तो यहाँ नेपाल हिमालय में पड़ने वाली चोटियों की स्थिति आती है। इसको कहा जाता है मंसालू चोटी। इस चोटी को कहा जाता है अन्नपूर्णा चोटी।
इस चोटी को कहा जाता है माउंट एवरेस्ट चोटी। माउंट एवरेस्ट चोटी। इसी का अन्य नाम हमने देखा था सागरमाथा। नेक्स्ट हिस्से में देखें तो इस चोटी को कहा जाता है मकालू चोटी। मकालू, एवरेस्ट, मंसालू तीनों क्रम से नेपाल में पड़ने वाली ऊंची चोटियों के क्रम में है। फिर आती है अन्नपूर्णा, उसके बाद में आती है भारत की ओर, और आगे निकलते हैं तो भारत की ओर लास्ट आ जाती है नामचा बरवा। इस प्रकार से ऊंची चोटियों का क्रम कुछ दिखलाई पड़ता है। अब आगे की स्थिति को देखें तो यहाँ मध्यवर्ती हिमालय और महान हिमालय के बीच में कुछ घाटियाँ पाई जाती हैं। इन घाटियों के नामों को हम जानेंगे, एक बार इसको नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट में अभी हम चर्चा करें कुछ महत्वपूर्ण महान हिमालय की घाटियाँ। घाटियों की स्थिति। तो घाटियों की स्थिति में कुछ घाटियों के नाम हम इस प्रकार से देखते हैं। यहाँ महान हिमालय में पड़ने वाली घाटियाँ जो मध्य हिमालय और महान हिमालय के बीच में हैं, इन घाटियों में सबसे पहली घाटी कश्मीर घाटी, नेक्स्ट कुल्लू घाटी, नेक्स्ट मंसूरी घाटी, नेक्स्ट काठमांडू घाटी। अब इनकी लोकेशन को भी हम देखें, इन घाटियों को अगर हम देखें तो इन घाटियों की स्थिति में हम इस क्षेत्र में कुछ पाई जाने वाली मध्य हिमालय और महान हिमालय की कुछ घाटियों को इस प्रकार से देखते हैं। महान हिमालय व मध्य हिमालय के बीच कुछ घाटियों की अवस्था, इस घाटी को कहा जाता है कश्मीर घाटी। इस पहाड़ी श्रृंखला को कहा जाता है पीर पांजाल। पीर पांजाल व महान हिमालय के बीच में कश्मीर घाटी पाई जाती है। नेक्स्ट स्थिति में हम देखें, ये स्थिति, इस घाटी को कहा जाता है कुल्लू घाटी। कुल्लू घाटी का संबंध महान हिमालय व मध्य हिमालय की पहाड़ी श्रृंखला से है। इस पहाड़ी श्रृंखला को कहा जाता है धौलाधर पहाड़ी। फिर आती है स्थिति नेक्स्ट में महान हिमालय व मध्य हिमालय के बीच घाटी मंसूरी की घाटी, और मंसूरी की घाटी का जो संबंध है वो पाया जाता है पहाड़ी श्रृंखला के संदर्भ में देखें तो यहाँ पाया जाता है नागटिबा। यहाँ आगे की स्थिति में हम देखें इस घाटी को कहा जाता है काठमांडू की घाटी, और काठमांडू की घाटी के साथ पाया जाता है महाभारत चोटियाँ श्रृंखला। महाभारत चोटियों के बीच महाभारत जो श्रृंखला है, महाभारत व महान हिमालय के बीच में पाई जाती है काठमांडू की घाटी, मंसूरी की घाटी पाई जाती है नागटिबा व महान हिमालय के बीच, साथ में कुल्लू घाटी पाई जाती है धौलाधर व महान हिमालय के बीच, पीर पांजाल व महान हिमालय के बीच पाई जाती है कश्मीर घाटी। अब इनका राज्य के साथ भी संबंध पूछ लिया जाए तो ये भी ध्यान देंगे, इसका संबंध कश्मीर घाटी का संबंध है वो जम्मू कश्मीर राज्य से है।
धौलाधर व पीर पांजाल के मध्य पाई जाने वाली कुल्लू घाटी का संबंध है वो हिमाचल प्रदेश से है। वहीं नागटिबा व महान हिमालय के बीच पाई जाने वाली मंसूरी घाटी का संबंध है वो उत्तराखंड राज्य से है। साथ ही महाभारत व महान हिमालय के बीच पाई जाने वाली श्रृंखला का संबंध है वो नेपाल के साथ पाया जाता है। ये हमने कुछ यहाँ घाटी पहाड़ी श्रृंखलाओं के साथ ही पहाड़ियों की चोटियों के साथ स्थिति हमने स्पष्ट की है। अब हम कुछ दर्रों की चर्चा करेंगे और उन दर्रों की स्थिति को हम देखने से पहले इसके साथ जो हमारी अन्य जो स्थितियाँ बनती हैं उनके बारे में हमने कुछ विस्तृत जानकारी प्राप्त की है। इसी को हम आगे के सीक्वेंस में बढ़ाएं उससे पहले आज की क्लास के साथ हम लेंगे विदा। मिलते हैं इसी समय इसी चैनल पर, तब तक के लिए बने रहें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।